डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों को पता ही है चल रही है। तो उसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लिक एंड एसाइक्लिक डाइन्स। ठीक, यानी कि जो साइक्लिक डाइन्स हैं या पॉलीइन्स भी हैं और एसाइक्लिक डाइन्स हैं, उन और जो कॉन्जुगेटेड मतलब हैं, उनकी लैम्डा मैक्सिमम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर्स रूल। तो वुडवर्ड फिशर ने कुछ रूल्स दिए थे, उनके बेसिस पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। और ये एक्चुअल में हैं क्या ये रूल्स, इनसे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? तो वुडवर्ड फिशर रूल्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेवलेंथ एट विच अ कॉन्जुगेटेड डाइन और पॉलीइन विल एब्जॉर्ब। यानी ये रूल्स हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो हमारी पॉलीइन है या जो कॉन्जुगेटेड डाइन है हमारी, वो किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो इस रूल में ना कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, बस वो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी और उसी के बेसिस पर फिर हम किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्सिमम या कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रूल्स हैं क्या? तो इनमें कुछ जो वैल्यूज दी हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और ये वैल्यूज बेटा आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इसमें आती है पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू। अब ये पेरेंट या बेस वैल्यू से क्या मतलब है? तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ए साइक्लिक है या हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो उसके लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 214 nm। ठीक है, अब ये हेट्रो एन्युलर का क्या मतलब है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ए साइक्लिक या साइक्लिक क्या, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आखिर बेस वैल्यू से क्या मतलब है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो हम क्योंकि डाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेस वैल्यू हमारी डाइन से बनेगी, यानी जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ होगा उसमें सबसे पहले हमें एक डाइन को फाउंड करना पड़ेगा। अब डाइन क्या होती है? डाइन हो गई कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड और फिर कार्बन। यानी जो ये 4 कार्बन है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये एक 1,3 ब्यूटाडाइन है। ठीक है, तो हमें किसी भी जो भी कंपाउंड हमें गिवन होगा उसमें सबसे पहले हमें 1,3 ब्यूटाडाइन ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है इसकी जो वैल्यू है लैम्डा मैक्सिमम की वो 214 nm है। तो जैसे ही आपको ये वैल्यू दिखाई देगी बस आप ये वैल्यू सबसे पहले उसमें 214 nm पुट करेंगे। उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या इंक्रीमेंट, जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ भी है क्या क्या इंक्रीमेंट्स है, फिर उनकी वैल्यू इस 214 में हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए साइक्लिक जैसे स्ट्रक्चर जिसमें साइकिल ना बना हुआ, मतलब कोई भी रिंग ना दिखाई दे। जैसे हम मैंने जो अभी आपके सामने ये 1,3 ब्यूटाडाइन बनाई, ये एक्चुअल में ए साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक अगर होती तो हम कोई भी रिंग के अंदर इन डबल बॉन्ड्स को बनाते, वो भी अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ए साइक्लिक है या और अगर आपकी या तो ए साइक्लिक है या फिर हेट्रोएन्युलर है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू 214 nm ही होगी। ठीक है, फिर होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन की वैल्यू भी आपके सामने दे रखी है। अब होमो एन्युलर से क्या मतलब है वो भी अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। फिलहाल तो आप सिर्फ ये वैल्यूज जो है देख लीजिए, देखनी क्या बल्कि आपको लर्न करनी है बेटा, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। ठीक है, अच्छा, अब इंक्रीमेंट्स यानी इन डबल बॉन्ड ये जो हमारी बेस वैल्यू है इसके अलावा और क्या क्या वहाँ पर, मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन थी यानी 1,3 ब्यूटाडाइन के अलावा और क्या क्या चीज़ें उस कंपाउंड में दी गई हैं, तो उनकी वैल्यूज़ भी है। तो क्या अगर उस कंपाउंड में कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा हो या कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, सॉरी इंक्रीज तो नहीं, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करना मतलब कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा हो, तो अगर ऐसा कोई डबल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू 30 nm हो जाएगी। कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है या कोई रिंग रेजिड्यू है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि रिंग रेजिड्यू क्या होता है या डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ये सब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसकी वैल्यूज देखिए। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो हम 5 nm करेंगे। ऑक्सोक्रोम्स यानी ये अगर कोई ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो इनकी वैल्यूज भी यहाँ पर दे रखी हैं। तो मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि जो ये यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब कुछ चीज़ें यहाँ, इनका मतलब क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो बेस वैल्यू तो आप समझ ही गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1,3 ब्यूटाडाइन आपको सबसे पहले वहाँ पर देखनी है कि आपके कंपाउंड में कहीं 1,3 ब्यूटाडाइन तो नहीं दे रखी है। बस वही जो अगर दे रखी है तो सबसे पहले उसकी बेस वैल्यू और बाकी सारे इंक्रीमेंट्स अगर दिए हुए हैं तो वो सब इंक्रीमेंट्स उस बेस वैल्यू में ऐड होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें हेट्रोएन्युलर डाइन क्या है। हेट्रोएन्युलर डाइन का मतलब है, एक तो ये जो है रिंग में होंगी, सबसे पहली चीज़ तो ये रिंग में होगा, यानी ये साइक्लिक कंपाउंड होगा हमारा। और साइक्लिक कंपाउंड हेट्रो मीन्स हो जाएगा डिफरेंट, यानी अगर डाइन जो हमारी बनी हुई है वो अगर दो डिफरेंट रिंग में बनी हुई है,
देखिए हमने क्या, अभी मैंने आपको बताया बेस वैल्यू हमें क्या देखनी थी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बस मैंने अभी आपको बताया था ये कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर तो यानी हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो हम आपको यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, फिर ये एक सिंगल बॉन्ड बना है और फिर हमारा ये डबल बॉन्ड बना है। तो यानी ये हमारी बेस वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें अब जो बेस वैल्यू है वो हम रखेंगे हेट्रो एन्युलर डाइन की। अब इसको हम हेट्रो एन्युलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये दोनों डबल बॉन्ड हैं वो अलग अलग रिंग में बने हुए हैं। सपोज अगर मैं इसको ए रिंग मानूं और इसको मैं बी रिंग मानूं, तो एक डबल बॉन्ड ए रिंग में है और दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो बी रिंग में है। तो क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है तो इसलिए हम इसको हेट्रो एन्युलर डाइन बोल दे रहे हैं, ठीक। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी बेस वैल्यू वहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखें ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब हमारे पास डबल सिंगल डबल हमें मिल गया। हमें सिर्फ डबल सिंगल डबल, बेटा बस ये ध्यान रखना वो होना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि क्या वो दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है। अगर वो अलग अलग रिंग में है तो इसका मतलब वो हेट्रो एन्युलर डाइन हो गई। तो ये भी हमारी हेट्रो एन्युलर डाइन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले बेस वैल्यू यानी डबल सिंगल डबल हमें ढूंढना है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, फिर हो गया सिंगल बॉन्ड और फिर हो गया हमारा डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है हमारी बेस वैल्यू प्रेजेंट है, यानी कॉन्जुगेटेड डाइन हमारी प्रेजेंट है। और हमें देखना है कि डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में हो। तो ये दोनों रिंग्स में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हमारी हेट्रो एन्युलर डाइन हो गई। तो यानी ऐसी डाइन जिसमें डबल साइक्लिक डाइन, ऐसी साइक्लिक डाइन जिसमें डबल बॉन्ड दो अलग अलग रिंग में हो उनको हम हेट्रो एन्युलर डाइन्स बोलते हैं। तो अगर कंपाउंड हमारा ऐसा है, हेट्रो एन्युलर डाइन है, तो फिर हम हेट्रो एन्युलर डाइन वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक। फिर हम उसके बाद देखेंगे होमो एन्युलर डाइन्स। अब होमो एन्युलर डाइन्स क्या होती है, होमो एन्युलर का होमो मीन्स सेम, यानी जो हमारे डबल बॉन्ड है वो अगर सेम ही रिंग में है तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन है भी कि नहीं। तो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन है, लेकिन किस टाइप की है, ये है होमो एन्युलर, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड सेम रिंग में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड सेम रिंग में है, इसलिए होमो एन्युलर। और इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि दोनों डबल बॉन्ड जो है हमारे वो सेम रिंग में है। तो दोनों डबल बॉन्ड अगर सेम रिंग में है तो होमो, अलग अलग रिंग में है तो हेट्रो, और उसी हिसाब से इनकी वैल्यूज रखेंगे हम। फिर नेक्स्ट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से यहाँ पर क्या मतलब है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सो मीन्स बाहर की साइड, यानी कि जैसे अगर मैं आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, तो देखिए ये तो ए रिंग पे अगर आप ध्यान दें, ए रिंग इस तरह से बनी हुई है, ये मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, ये हमारी ए रिंग है, ठीक है। अब ए रिंग से आप बाहर की साइड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, ये और ये, तो ए रिंग से ठीक बाहर, यानी एक कार्बन तो इस ए रिंग का ही पार्ट है, ये कार्बन ही तो है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा कार्बन जो है बाहर की साइड है, यानी एक कार्बन हमारा उस रिंग से अटैच्ड है जिस रिंग का हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड देख रहे हैं, और दूसरा कार्बन दूसरी साइड है। तो अगर रिंग के जस्ट बाहर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप बी रिंग देखें, ये हमारी बी रिंग थी, ठीक है, तो बी रिंग से बाहर ये दिख रहा है आपको, ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो हमारा एक्सोसाइक्लिक हो गया। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे कोई रिंग है, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है या यहाँ बना हुआ है या यहाँ बना है, कहीं पर भी रिंग से बाहर बिल्कुल लगा हुआ, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख लीजिए, इस वाली रिंग में अगर मैं इसको ए रिंग लिखूं और इसको मैं बी रिंग लिखूं, तो ए रिंग के लिए कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं है, यानी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है ए रिंग के पास। लेकिन अगर मैं बी रिंग की बात करूं तो बी रिंग है हमारी ये वाली, और बी रिंग से लगा हुआ आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो डबल बॉन्ड है ये बी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। तो बी रिंग के पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जबकि ए रिंग के पास नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड वाले कंपाउंड, तो यहाँ पर कहीं कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो हुआ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, अब हम आते, जैसे आप, अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें तो देख रहे हैं आप इस रिंग में
ये वाली रिंग में ये डबल बॉन्ड, आप ये मत समझिएगा कि ये बाहर की साइड है, बस आपको सिर्फ ये, क्योंकि ये दोनों कार्बन जो हैं ये जो इसी रिंग के हैं, ठीक है, तो जब वो इसी, चाहे आप इस रिंग के मान लीजिए, क्योंकि दोनों कार्बन तो जॉइंट है, तो इसलिए ये इस रिंग के भी हो सकते हैं, दोनों रिंग के हो सकते हैं, तो दोनों ही जो डबल बॉन्ड के कार्बन हैं वो एक रिंग में नहीं होने चाहिए। डबल बॉन्ड का एक कार्बन ही सिर्फ रिंग में होना चाहिए, दूसरा कार्बन बाहर होना चाहिए रिंग से, ठीक है, तब हम उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड्स यहाँ सब बने हुए हैं होमोएनुलर में, ये सब एंडोसाइक्लिक होते हैं। तो एंडोसाइक्लिक से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए जरूरी है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फिर से मैं बता दे रही हूँ कि बस रिंग से बाहर की साइड जो आएगा वो आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। फिर नेक्स्ट है डबल बॉन्ड्स एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। कौन से मतलब हमें सिर्फ ये डबल बॉन्ड ढूंढने हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हो। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है, तो एग्जाम्पल जो भी ले रखा है हमें सबसे पहले उसमें अपनी 1,3-ब्यूटाडाइन को ढूंढना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो CH है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, और फिर ये डबल बॉन्ड है, यानी ये जो हमारी है ये 1,3-ब्यूटाडाइन हमारी बन के आ रही है। ये 4 कार्बन है और 4 कार्बन में डबल सिंगल डबल, तो ये हमारी 1,3-ब्यूटाडाइन हो गई, ये हमारी बेस वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे कि इसके इस रिंग के बाहर, मतलब रिंग कह रही हूँ सॉरी, ये जो हमारे 4 कार्बन हैं इनसे जब हम आगे की साइड मूव करें या हम पीछे की साइड मूव करें तो कोई ऐसा डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो। अब कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया कि ये हमारा जो है बेस वैल्यू थी। अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल से आगे सिंगल आया और सिंगल से आगे फिर डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब जो ये वाला डबल बॉन्ड है हमारा वो इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। ऑलरेडी कॉन्जुगेशन था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड ने फिर से कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं सिंपली। आपने टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख लेने हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और हमें अगर डबल बॉन्ड वो निकालना है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से -2 करना पड़ेगा। -2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो तो हमारी बेस वैल्यू के हैं, तो बेस वैल्यू वाले डबल बॉन्ड काउंट नहीं होते, वो तो ऑलरेडी हमने बेस वैल्यू में उनकी वैल्यू लिख रखी है। तो इसलिए हमने टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देखिए, उसमें से हमेशा आप -2 कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आ ही जाएगा जो उस डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो। तो या तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखिए जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो और उसमें से बस -2 कर देना है आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम अपनी बेस वैल्यू देखेंगे, यानी डबल सिंगल डबल देखना है। तो ये हमारा डबल, फिर ये सिंगल और फिर ये डबल, तो ये तो जो मैंने ऑरेंज कलर से बना दी ये हमारी बेस वैल्यू हो गई। अब इसके आगे हम देखेंगे कौन कितने डबल बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड के आगे फिर एक सिंगल बॉन्ड आया, फिर ये एक डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये नंबर 1, ये पहला डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन को। फिर डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड देखा, फिर डबल बॉन्ड आ गया, ये नंबर 2 हमारा हो गया डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। फिर सिंगल बॉन्ड देखा और फिर आ गया डबल बॉन्ड, यानी ये हमारा नंबर 3 डबल बॉन्ड। यानी कुल मिलाकर 3 डबल बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। और अगर हम फॉर्मूला के बेसिस पर जाए तो हमें सिर्फ इतना देखना था कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने थे, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, कुल मिलाकर हमारे पास 5 थे। और 5 में से हमें हमेशा -2 कर देने हैं, क्योंकि जो बेस वैल्यू थी हमारी यहाँ पर उसके डबल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं, तो आंसर हमारा 3 निकल के आ गया। तो चाहे तो आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करके कॉन्जुगेटेड उसमें से -2 कर दीजिए, और चाहे आप बेस वैल्यू को समझ के उसके बाहर जितने भी बॉन्ड्स हैं उसको काउंट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये कुछ थे जो हमने वहाँ पर टर्म्स यूज़ की थी अपनी वुडवर्ड फिशर रूल में, उनके मीनिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं और कौन से मीनिंग्स हमें नहीं समझ में आ रहे हैं। तो एक है इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यूज, वो भी थे। अब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप
आपके जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, इसमें जो ब्लू कलर वाले कार्बन मैंने बना रखे हैं, ये 4 कार्बन, ये हमारी बेस वैल्यू है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, तो ये तो हमारी बेस वैल्यू हो गई। तो इसमें तो हमें कुछ नहीं चेक करना है, हमें देखने इन्हीं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड। सबसे पहले अगर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, अगर हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने हैं, तो इन डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पहला वाले देख लीजिए, इस वाले कार्बन से जो मैंने ग्रीन से बना रखे हैं वो सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं जो जुड़े हुए हैं। तो ये पहले वाले कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप ये है और दूसरा एल्काइल ग्रुप ये है। फिर हम आगे नेक्स्ट कार्बन पर चले, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। फिर उससे नेक्स्ट कार्बन पर चले तो फिर से एक और एल्काइल ग्रुप मिला, और उससे नेक्स्ट कार्बन पर चले तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे यहाँ पर 5, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा बेटा, तो अभी हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है, जब भी कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसमें अपना जो है बेस वैल्यू ढूंढनी है, यानी हमें 1,3-ब्यूटाडाइन ढूंढनी है बस। और 1,3-ब्यूटाडाइन ढूंढने के बाद उसके बाद जितने भी इंक्रीमेंट्स हैं उनको लाइन से ढूंढना है। तो अगर हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने थे तो बस हमें सिर्फ ये देखना था कि डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप जो हैं या एल्काइल ग्रुप जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक। अब रिंग रेजिड्यूज क्या होते हैं? रिंग रेजिड्यूज माने जो ऐसे सिंगल बॉन्ड जो रिंग का पार्ट हो, यानी हमें देखना है डबल बॉन्ड से अटैच्ड ऐसे सिंगल बॉन्ड जो रिंग का पार्ट हो लेकिन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना हो। ये चीज बेटा ध्यान रखना, इस लाइन को याद रखना, रिंग रेजिड्यू मतलब रिंग का पार्ट, ठीक है। और डबल बॉन्ड से अटैच्ड ऐसे सिंगल बॉन्ड्स जो कि रिंग का तो पार्ट हो लेकिन कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो, ठीक। देख लेते हैं आप कैसे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम, ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम है बेस वैल्यू को ढूंढना। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेस वैल्यू क्या थी? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। आप चाहे तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, चाहे तो आप यहाँ बेस वैल्यू मान लीजिए, चाहे आप इसे बेस वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो हमारी बेस वैल्यू हो गई। बेस वैल्यू के बाद हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो। तो फिर हम जहां पर हमारी बेस वैल्यू खत्म हुई वहीं से हम शुरू करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया तो ये एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर एक ये डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब जितना भी मैंने ये ऑरेंज से बना दिया है, ये सारे डबल बॉन्ड्स जो हैं हमारे पूरा रिंग का मतलब हमारा जो है पार्ट हो गए जिसको कि हमें स्टडी करना है, ठीक। बेस वैल्यू जिसमें थी हमारी सिर्फ इतनी सी, ये वाली, ये, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, यानी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये बेस वैल्यू थी। तो आप देख रहे हैं कितने डबल बॉन्ड जो एक्सटेंड कर रहे हैं कॉन्जुगेशन को, ये है नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो 3 तो डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, तो जो भी हमारा ये पूरे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं इन सबको देखो। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में ऐसे डबल बॉन्ड से अटैच्ड मिथाइल ग्रुप हमें ढूंढने हैं बस। तो ये पहला वाला मिथाइल ग्रुप भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, फिर ये तीसरा मिथाइल ग्रुप भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। अब अगर मान लो यहाँ पर भी कोई मिथाइल ग्रुप होता सपोज, तो हम इसको काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्जुगेशन वाले पार्ट का कोई पार्ट नहीं है, मतलब कॉन्जुगेटेड कार्बन जो हैं उनसे ये अटैच्ड नहीं है, तो इसलिए हम इस वाले मिथाइल ग्रुप को नहीं देखेंगे। हमें वही मिथाइल ग्रुप काउंट करने होते हैं जो कॉन्जुगेटेड कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लिखे, ठीक। अब हम बात कर रहे थे रिंग रेजिड्यूज की। तो रिंग रेजिड्यूज क्या ढूंढना है, मैंने फिर से बता दे रही हूँ कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड वो सिंगल बॉन्ड्स जो कि रिंग का तो पार्ट हो लेकिन वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। तो देखो सबसे, अगर एक बार मैं ना अपनी इंक का कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जहां से हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ था, जहां से हमने बेस वैल्यू को स्टार्ट किया था, तो ये हमने वो डबल बॉन्ड लिया था, ठीक है। अब हमें डबल बॉन्ड से अटैच्ड वो सिंगल बॉन्ड ढूंढना है जो रिंग का पार्ट हो, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यानी ये, इसको मैं मान लेती हूँ ये एक रिंग रेजिड्यू है, ये डबल बॉन्ड से अटैच है
रिंग का पार्ट भी है और किसी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। कॉन्जुगेशन में कैसे इन्वॉल्व होता? अगर इसके आगे भी कोई डबल बॉन्ड होता, मान लीजिए यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड होता, तब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता, तब हम इसको काउंट ना करते। लेकिन अब हम काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक रिंग रेजिड्यू तो हो गया ये। फिर हम आगे बढ़ेंगे इस डबल बॉन्ड से, कहाँ की तरफ आगे बढ़ेंगे? जिधर की साइड कॉन्जुगेशन जा रहा है। तो डबल बॉन्ड के बाद ये सिंगल बॉन्ड, और फिर से हमारे पास ये आया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जब आया तो फिर इस डबल बॉन्ड से हम देखेंगे ऐसा सिंगल बॉन्ड जो कि रिंग का पार्ट हो लेकिन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम यहाँ वाले डबल बॉन्ड को काउंट कर रहे थे, यानी जो हमारा स्टार्टिंग वाला डबल बॉन्ड था, एक तो ऊपर की साइड हमें रिंग रेजिड्यू मिल गया था। देखिए इधर की साइड जो मिथाइल ग्रुप की तरफ जा रहा है वो भी हमारा सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन वो रिंग का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं काउंट करेंगे। और वैसे भी वो हम मिथाइल ग्रुप में उसको ऐड कर चुके हैं। फिर जैसे ही इस डबल बॉन्ड पर हम आए, डबल बॉन्ड से इधर की साइड देख रहे हैं आप, एक एच भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एच का जो सिंगल बॉन्ड है ये भी रिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए ये भी हमारा जो है इन्वॉल्व नहीं होगा रिंग रेजिड्यू में। फिर हम आगे की साइड बढ़े, यानी इधर की साइड जब हम बढ़े, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, एक सेकेंड दिख नहीं रहा है, ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा जो चल रहा था वो ऐसे और ऐसे चल रहा था। ठीक, और मैं आपको कह रही थी, और यहाँ पर है हमारा CH3। ठीक, तो डबल बॉन्ड है ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्जुगेशन, इसके दोनों सिंगल बॉन्ड पर ध्यान दीजिए। भाई कोई भी डबल बॉन्ड होगा उससे दो ही सिंगल बॉन्ड दोनों कार्बन से जुड़े हुए होंगे। तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो तो मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है और वो रिंग का पार्ट भी नहीं है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो ये वाला सिंगल बॉन्ड है ये रिंग का पार्ट है, क्योंकि इससे रिंग फॉर्म हो रही है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो ये पहला रिंग रेजिड्यू हमारा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी डबल बॉन्ड से हम आगे बढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन जिधर की साइड है। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड से देखिए एक यहाँ पर H भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको शो नहीं कर रखा लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये भी रिंग का पार्ट तो नहीं है। तो जब ये रिंग का पार्ट नहीं है तो ये भी हमारा नहीं हम काउंट करेंगे। लेकिन हम इधर की साइड जब आए, यानी नीचे की साइड जब आए, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड है और ये रिंग का पार्ट भी है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसके ठीक आगे जो है वो डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इस वाले सिंगल बॉन्ड को, यानी ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो जब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसको नहीं देख रहे हैं। पहले मैं इसको सब कुछ इरेज कर दे रही हूँ, फिर से आ जाते हैं। तो ये हमारा एक रिंग रेजिड्यू मिला। ठीक है, एक ही मिला है। यहाँ पर इस वाले सिंगल बॉन्ड को हमने नहीं काउंट किया, क्यों? क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड से आगे जो है वो डबल बॉन्ड है, यानी ये सिंगल बॉन्ड इस कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो इसको हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर ये डबल बॉन्ड से आगे बढ़े, डबल बॉन्ड से आगे हमें दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सिंगल, एक तो यहाँ जा रहा है और एक ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो ये नीचे की साइड जा रहा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ठीक आगे फिर डबल बॉन्ड है, यानी ये सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का पार्ट है। और जब हम ऊपर की साइड गए, ऊपर वाला जो है बॉन्ड वो रिंग का पार्ट है और कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व भी नहीं है, क्योंकि उस सिंगल बॉन्ड से आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो आप कुल मिलाकर ऐसे समझ लीजिए, डबल बॉन्ड से अटैच्ड हमें वो सिंगल बॉन्ड देखना है जिसके आगे कोई डबल बॉन्ड ना हो। ठीक है, और जो रिंग का पार्ट हो, तो इसका मतलब एक रिंग रेजिड्यू हो गया हमारा ये। ठीक, तो हम आगे चल रहे थे अपने कॉन्जुगेटेड वाले पार्ट पर ही, तो ये सिंगल बॉन्ड आ गए थे, फिर हम ये डबल बॉन्ड आ गया। अब इस डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड फिर से ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन जो ये ऊपर की साइड जा रहा है, क्योंकि इससे आगे फिर से हमें डबल बॉन्ड मिल गया, तो इसलिए हम इसको, इस वाले सिंगल बॉन्ड को भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़े, तो जब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें एक चीज यहां पर भी दिख रही है, ये वाला, इसको हम काउंट करेंगे, ये हमारा रिंग रेजिड्यू है। ठीक है, तो और ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड देख रहे हैं ना, इस वाले डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ये वाला सिंगल बॉन्ड, तो और इसके आगे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये रिंग का पार्ट भी है और ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो इसलिए ये तीसरा रिंग रेजिड्यू हुआ। तो फिर हम और आगे बढ़े, तो ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से आगे फिर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। और इस डबल बॉन्ड से आप देखें आगे की साइड एक और सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा रिंग रेजिड्यू हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमें 4 रिंग रेजिड्यू मिले। तो 4 रिंग रेजिड्यू मिल गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका नंबर 4 लिखा। फिर उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यूज दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आप रिंग रेजिड्यू को बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, कि बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड से ये जो पोर्शन है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आगे कहीं कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसलिए ये रिंग रेजिड्यू हुआ।
और इस डबल बॉन्ड से ये वाला पोर्शन रिंग रेजिड्यू हुआ, लेकिन इस वाले बॉन्ड को रिंग रेजिड्यू हम नहीं मानेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है वो क्योंकि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो उसको हम नहीं मान रहे हैं रिंग रेजिड्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप रिंग रेजिड्यू को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहला एग्जाम्पल हमने इसमें लिया है, ये वाला आपके सामने कंपाउंड बना रखा है। तो सबसे पहला काम हमें देखना है अपनी बेस वैल्यू, और क्योंकि ये ए साइक्लिक डाइन है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो ए साइक्लिक डाइन है, और डाइन की जो बेसिक वैल्यू थी वो हमारी थी 214 nm। अब ये जो वैल्यूज़ हैं बेटा ये अलग अलग बुक में थोड़ी बहुत डिफरेंस के साथ दे रखी होंगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहीं से आप उस वैल्यू को लिखिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये ए साइक्लिक डाइन है और हमें वही देखना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जो मैंने ब्लू कार्बन बना रखा है इसमें हमारी 13 ब्यूटाडाइन हमें दिखाई दे रही है, तो इसी के लिए हमने ये बेस वैल्यू लिखी है 214 nm। ठीक, अब 214 nm तो देख लिया हमने, उसके बाद हमें क्या देखना था, जो भी हमने अपने फिशर रूल्स जो वुडवर्ड फिशर रूल्स थे, देखिए यहाँ पर ये लाइन से देखना है हमें, तो हमने ए साइक्लिक तो देख लिया, उसके लिए हमने 214 भी दे दिए, तो ना तो रिंग नहीं है तो इसलिए ना तो हेट्रोएनुलर हो सकती ना होमोएनुलर हो सकती। फिर हम इंक्रीमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहा हो कॉन्जुगेशन को, उसके बाद एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, उसके बाद एक्सोसाइक्लिक देखेंगे, फिर हम ऑक्सोक्रोम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, तो यहाँ पर ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो। ओह सॉरी, यहाँ पर कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, तो वो तो हम नहीं लेंगे, देखेंगे। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने उसको व्हाइट से भी बना रखा है, क्योंकि बेस वैल्यू जो मैंने ये पूरे ब्लू कार्बन से वो तो हमने बेस वैल्यू लिख ली, उसके अलावा क्या बच रहा है, उसके अलावा 2 मिथाइल ग्रुप बच रहे हैं, वो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड भी हैं। ठीक है, तो एक के लिए वैल्यू होती है 5 nm, तो दो के लिए कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर 10 nm कर दिया। बस इसको हम, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, ना कोई ऑक्सोक्रोम है ना कोई एक्सोसाइक्लिक, डबल बॉन्ड का तो मतलब ही नहीं बनता, कोई रिंग ही नहीं है, तो बस इसको हमने टोटल किया, तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 224 nm, और जो ऑब्जर्व थी वो 225 थी, तो इससे क्या लगभग लगभग बिल्कुल वैसी ही मिल गई हमें। तो वुडवर्ड फिशर रूल हमें बहुत हेल्प करता है किसी कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसमें क्या है, इसमें हमें सबसे पहले अपनी बेस वैल्यू को देखना है, जो बेस वैल्यू मैंने इसलिए यहाँ पर ब्लू से बनाई रखी है, ये यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, तो जो भी ब्लू से बनाया वो बेस वैल्यू थी, और ए साइक्लिक डाइन है क्योंकि रिंग के अंदर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग से बाहर है, इसलिए हमने इसको ए साइक्लिक माना है, और ये 214 nm हमने बेस वैल्यू दे दी। अब इस बेस वैल्यू से हमें सबसे पहले क्या देखना है कि क्या कोई डबल बॉन्ड ऐसा है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, लेकिन डबल बॉन्ड कोई ऐसा है ही नहीं, जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो तो हमारे ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है ही अपनी बेस वैल्यू में, और वैसे भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देखने हैं आपको, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 ही हैं, और उसमें से 2 माइनस कर देना है, तो 2 माइनस करके यहाँ पर 0, तो इसलिए कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो। फिर हम देखेंगे क्या कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस बेस यानी ब्लू कलर से बाहर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच आपको सिर्फ एल्काइल ग्रुप देखने हैं, तो यहाँ पर दोनों को मैंने व्हाइट से बना रखा है, एक एल्काइल ग्रुप ये है और दूसरा एल्काइल ग्रुप ये है, एक के लिए 5 होती है, दो के लिए 10 nm हो गई। ठीक, अब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिंग बनी हुई है तो क्या कोई रिंग रेजिड्यू है, तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड से अटैच्ड हमें एक ऐसा सिंगल बॉन्ड देखना है जो रिंग का तो पार्ट हो लेकिन कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो, यानी उस सिंगल बॉन्ड से आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा डबल बॉन्ड था यहाँ स्टार्टिंग में। ठीक है, और इससे आप देख रहे हैं एक सिंगल बॉन्ड तो इधर जा रहा है और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों ही हमारे रिंग रेजिड्यू हुए, क्योंकि दोनों ही रिंग का पार्ट है और कॉन्जुगेशन में है भी नहीं, तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए 5 वैल्यू होती है, दो के लिए 2 इंटू 5, तो 10 nm हो जाएगी। अब क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक तो था ही, क्योंकि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि मैंने इतना गंदा कर दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है भी, क्योंकि रिंग के ठीक बाहर जिसमें रिंग का कार्बन भी है इन्वॉल्व, रिंग का कार्बन जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए वो डबल बॉन्ड बनाते हुए, तो रिंग के ठीक बाहर है, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, तो इसलिए इसके लिए 5 nm हमने लिख दिया। टोटल हमने देखा 239 nm, और ऑब्जर्व वैल्यू जो थी वो 242 थी इसकी, तो लगभग लगभग हमारी सेम आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में
क्या है, सबसे पहले बेस वैल्यू। अब आप देखिए ये कौन सी, ये होमो एन्युलर डाइन, क्योंकि साइक्लिक डाइन आ गई तो हमें होमो एन्युलर या हेट्रो एन्युलर हमें देखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकली, ये हेट्रो एन्युलर है, क्योंकि ये दो अलग अलग रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो हेट्रो एन्युलर के लिए भी हमारी 214 एनएम वैल्यू थी, ए साइक्लिक डाइन हो या हेट्रो एन्युलर, दोनों के लिए सेम वैल्यू है, तो 214 एनएम यहाँ पर हो गई। अच्छा, कोई ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है जो एक्सटेंड कर रहा हो कॉन्जुगेशन को, क्योंकि यहाँ पर दो ही डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, दो के अलावा कोई और है ही नहीं। फिर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि क्या कोई रिंग रेजिड्यू है या नहीं है। तो रिंग रेजिड्यू के लिए मैंने आपको फिर से वही देखना है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हमने यहाँ से देखना है, ठीक है। इस कार्बन से आगे की साइड एक सिंगल बॉन्ड ऐसा है जो रिंग का पार्ट है और उसके आगे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो इसलिए एक रिंग रेजिड्यू हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब होता है जिधर की साइड कॉन्जुगेशन जा रहा है, तो इधर की साइड आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां नहीं बढ़ना है आपको, इधर की साइड बढ़ना है जिधर ये व्हाइट बॉन्ड दिखा रखा है। तो एक डबल बॉन्ड ये है, फिर हम बढ़े इस वाले कार्बन पर, ठीक है। जैसे ही हम इस कार्बन पर आए तो इससे हमें फिर से दो कार्बन, दो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला कार्बन, ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो रिंग का पार्ट है और उसके आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए वो भी एक रिंग रेजिड्यू हुआ। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड था, ये वाला, ठीक है, ये बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के आगे ये डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इस सिंगल बॉन्ड वाले को रिंग रेजिड्यू नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर और आगे बढ़ेंगे, ये जो यहां पर आ जाएंगे, इस वाले का एक एक कार्बन आपको आगे बढ़ना है। पहले आपने ये वाला कार्बन देखा, फिर आप ये वाला, ये कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, कलर चेंज करने से पता चल पाता है। फोन भी अभी आना था। तो क्या करना है आपने, हाँ, कलर फिर भी चेंज नहीं हो पाया। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ बता देती हूँ, ये ऐसे था, ये हमारा डबल बॉन्ड था ये, और ये ऐसे था। तो आपको हर कार्बन पर जाना है, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन और ये नंबर 4 कार्बन, 4 ही कार्बन इन्वॉल्व होते हैं ब्यूटाडाइन में, तो वही चारों हमें इसमें देखने थे। तो पहला तो हमने रिंग रेजिड्यू निकाल लिया। दूसरे कार्बन से देखेंगे, ये वाले को हमने नहीं काउंट किया, क्यों, क्योंकि आगे फिर से डबल बॉन्ड है इसके, और ये वाला कार्बन, ये जो सिंगल बॉन्ड है, मैं बार बार उसको कार्बन बोल रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम काउंट करेंगे। फिर हम तीसरे कार्बन पर जाएंगे, तीसरे कार्बन से हम दोनों साइड देखेंगे, तो इधर की साइड तो हमारा डबल बॉन्ड है, लेकिन ऊपर की साइड जब हम जा रहे हैं तो ये एक रिंग रेजिड्यू है, क्योंकि वो रिंग का पार्ट है। फिर हम और आगे जा रहे हैं चौथे कार्बन पर, चौथा कार्बन से फिर एक सिंगल बॉन्ड है, यानी इसको भी हम रिंग रेजिड्यू मानेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 4 रिंग रेजिड्यू जो है देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमारी ये 20 एनएम हो जाएगी। 4 इंटू 5 का मतलब हुआ, क्योंकि 5 एनएम एक के लिए होती है, तो 4 है, तो 4 इंटू 5 किया हुआ है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी हो गई 234। ये मैंने गलती से ब्लू लाइन यहाँ बना दी, जो कि यहाँ बननी थी, ठीक है। तो 234 इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑब्जर्व भी हमारी 234 आ रही थी। अब एग्जाम्पल 4 आ गया। अब एग्जाम्पल 4 में क्योंकि एक ही रिंग में हमारे दोनों डबल बॉन्ड है, इसलिए ये होमो एन्युलर डाइन हो गई। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये तो हमारी पूरी की पूरी बेस वैल्यू बन गई। तो ये 253 एनएम होती है। फिर इसमें ना तो कोई एल्काइल ग्रुप है, ना कोई और डबल बॉन्ड है, लेकिन रिंग रेजिड्यूज हैं। रिंग रेजिड्यूज फिर से आप समझ लीजिए, ये हमारा पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो सबसे पहले हम पहले कार्बन पर देखते हैं। तो पहले कार्बन से एक बॉन्ड ऊपर की साइड जा रहा है, जिसके आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये एक रिंग रेजिड्यू हुआ। ये दूसरा कार्बन से इधर की साइड भी एक बॉन्ड जा रहा है, लेकिन क्योंकि इसके आगे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हम तीसरे कार्बन पर देखेंगे, तीसरे कार्बन से आगे तो डबल बॉन्ड है और इधर की साइड कहीं कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है। फिर हम चौथे कार्बन पर जाएंगे, चौथे कार्बन पर जब हम जाएंगे तो इससे ऊपर की साइड एक रिंग रेजिड्यू है और इससे नीचे की साइड एक रिंग रेजिड्यू है, क्योंकि आगे कहीं कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कुल मिलाकर इसलिए 3 रिंग रेजिड्यू यहाँ पर माने जाएंगे। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे हो गया? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ बेटा। एक्सोसाइक्लिक मतलब फिर से वही, ये जो हमारी सपोज ये ए रिंग थी और ये है बी रिंग, तो ए रिंग के लिए तो कोई भी एक्सोसाइक्लिक रिंग वो बॉन्ड नहीं है, लेकिन बी रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक होगा, क्योंकि ये बी रिंग से अटैच बिल्कुल बाहर की साइड आ रहा है। ये कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो इसलिए ये जो है वो
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ। बस हमने फिर इसको कैलकुलेट किया, हमारी ये वैल्यूज यहाँ पर निकल के आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने जो लिया हुआ है, पेन लेती हूँ पहले मैं। अब हमारी ये फिर से हेट्रोएनुलर डाइन है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो अलग अलग रिंग में है। तो हेट्रोएनुलर डाइन के लिए ये हो गया। रिंग रेजिड्यूज क्योंकि हमारी बेस वैल्यू जो हमने निकाली वो हमारी इस कार्बन पे ये कार्बन और ये 4 कार्बन तो हमारे बेस वैल्यू में इन्वॉल्व थे। बस इन्हीं कार्बन से अटैच्ड हमें सिंगल बॉन्ड देखना है जिसके आगे कोई डबल बॉन्ड ना हो। तो एक सिंगल बॉन्ड तो हो गया ये, ठीक है। फिर हम इस वाले कार्बन पर गए तो एक रिंग रेजिड्यू हो गया ये, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आगे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर इस वाले कार्बन से तो कोई और अटैच नहीं है तो इसलिए उसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट कार्बन पर गए, अब इस वाले को मानेंगे क्योंकि आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर 3 रिंग रेजिड्यू यहाँ पर दिखाई दिए। 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। 1 एक्सोसाइक्लिक क्यों कह रहे हैं? अगर हमारी ये रिंग ए है और ये रिंग बी, तो ए रिंग के लिए तो कोई भी डबल बॉन्ड बाहर की साइड नहीं है, लेकिन बी रिंग के लिए फिर से वैसे ही सिचुएशन आ गई जैसे भी पहले आई थी। ये डबल बॉन्ड जो है वो हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये वाला कंपाउंड। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको होमोएनुलर डाइन भी दिखाई देगी क्योंकि डबल बॉन्ड जो है एक ही रिंग में है। और कौन से डबल बॉन्ड? जो कॉन्जुगेटेड हैं, यानी डाइन जो हमारी ब्यूटाडाइन का हिस्सा है, ये और ये, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप देखें भाई, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये भी तो एक कॉन्जुगेटेड डाइन बना रहे हैं, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन बना रहे हैं। तो ये तो होमोएनुलर भी है और हेट्रोएनुलर भी है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपके पास होमोएनुलर भी हो और हेट्रोएनुलर भी हो, तो आप हमेशा उसे होमोएनुलर डाइन कंसिडर करेंगे। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा लगे कि वो होमोएनुलर भी है और हेट्रोएनुलर भी है, तो आप उसको हमेशा होमोएनुलर डाइन कंसिडर करेंगे, ठीक। तो हमने ये ले ली अपनी होमोएनुलर डाइन, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको इरेज कर दूं पहले। तो ये जो हमारा पोर्शन था, यानी ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये तो हमारे होमोएनुलर डाइन की बेस वैल्यू बना दी इसने। अब इसमें एक ऐसा डबल बॉन्ड भी है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड। कैसे पता चला हमें? डबल सिंगल डबल और उसके बाद फिर सिंगल था और फिर डबल था, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसकी एक ही डबल बॉन्ड ऐसा है, और वैसे भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन में है, उसमें से हमें 2 को माइनस करना है, तो आंसर आ गया आपका 1। और 1 के लिए वैल्यू होती है 30 nm, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब रिंग रेजिड्यू के लिए फिर से हमें जितने भी कॉन्जुगेटेड कार्बन हैं उन सभी से अटैच, यानी डबल बॉन्ड, उनमें जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनसे अटैच हमें सिंगल बॉन्ड देखने। तो पहला कार्बन हम यहाँ देखते हैं, इससे अटैच ये पहला रिंग रेजिड्यू हमें मिला। फिर इस सेकंड कार्बन से हम आगे की साइड बढ़ेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है नहीं मानेंगे क्योंकि आगे फिर से डबल बॉन्ड हमारे पास है। अब इस वाले कार्बन पर आ जाइए, ये वाला कार्बन, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी हम 4th वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। 4th वाले कार्बन से एक बॉन्ड नीचे की साइड जा रहा है और एक बॉन्ड ये ऊपर की साइड। तो नीचे वाले बॉन्ड को तो हम रिंग रेजिड्यू मानेंगे क्योंकि उसके आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को नहीं मानेंगे क्योंकि उसके आगे फिर से एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर हम इस वाले कार्बन को देखेंगे क्योंकि ये 5th कार्बन हो जाएगा और ये 6th कार्बन, तो कुल मिलाकर 6 कार्बन हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। तो हमें जितना भी डबल बॉन्ड जो एक्सटेंड भी कर रहे हैं डबल बॉन्ड, वहां तक हमें ले जाना है, ठीक है। वहां तक हमें रिंग रेजिड्यू को काउंट करना है, वहां तक हर कार्बन पर हमें रिंग रेजिड्यू को देखना है। तो हमारे पास एक तो ये रिंग रेजिड्यू मिल गया था, ठीक है। दूसरा रिंग रेजिड्यू हमें यहां मिला था। ये पेन एक बार चेंज करना पड़ेगा मुझे फिर से, ठीक। तो एक तो हमें यहां मिला, ठीक, और दूसरा हमें यहां मिला। अब देखते हैं इस ये वाले कार्बन पर, ठीक है। इस वाले कार्बन से अगर हम देखें तो इधर की साइड भी तो जा रहा है ये वाला, ठीक है, और यहां इसके आगे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं, तो तीसरा हमारा ये हो गया, ठीक। और यहां पर अगर हम आगे आएंगे, ये भी हमारा एक रिंग रेजिड्यू है, तो ये हमारा हो गया 4th, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक बार मैं फिर से इसको रब करती हूँ, फिर देखते हैं कितने हैं टोटल कुल मिला के। मुझे लग रहा है मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है, ये मैंने 3 रिंग रेजिड्यू लिखे हुए हैं, देखते हैं फिर से। तो एक तो हमारा हो गया ये, ठीक है, और इस कार्बन पर कुछ नहीं है, इस कार्बन पर नहीं है, इस कार्बन पर फिर से हमें एक ये मिला, ठीक है। फिर हम जब इस कार्बन पर देखेंगे, इस वाले कार्बन से फिर हमें ये
जो है एक रिंग रेजिड्यू मिलेगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमें एक रिंग रेजिड्यू मिलेगा। तो हर कार्बन से हमें देखना था, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 रिंग रेजिड्यूज हुए। तो 4 रिंग रेजिड्यूज हुए, तो इसलिए हमारा यहाँ पर बेटा नंबर जो है यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये मैंने कुछ गलत कर दिया है, इसको 4 कर दीजिएगा। ये 4 रिंग रेजिड्यू है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई के 4 5 जा 20 हो जाएंगे, तो यानी 5 जो है हमारा बढ़ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 3 13 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको करेक्शन है, इसमें बेटा कर लीजिएगा आप इसको अपने आप से। तो आपको सिर्फ हर कार्बन से अटैच्ड बस ऐसा सिंगल बॉन्ड देखना है जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना हो। तो इसीलिए हमने इस वाले को भी काउंट किया। शायद बुक में ना इस वाले को काउंट नहीं कर रखा, लेकिन इसको हम काउंट करेंगे क्योंकि हमें ये वाले कार्बन से अटैच्ड दोनों साइड देखना होगा। ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5 और ये 6। तो हमें हर कार्बन से अटैच्ड वो सिंगल बॉन्ड देखना है जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना हो लेकिन रिंग का पार्ट हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 4 रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख ले रहे हैं बेस वैल्यू। देखिए यहाँ पर अब ये हमारी होमो एनुलर डाइन है, चाहे आप इस वाली रिंग को के लिए मान सकते हैं, चाहे आप इस रिंग के लिए मान सकते हैं। तो होमो एनुलर डाइन हो गई, उसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। फिर हम देखेंगे कितने डबल बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सपोज मैं व्हाइट वाला जो पोर्शन है, यानी इसको मैं ए रिंग लिख देती हूँ और इसको मैं बी रिंग। तो ए रिंग को हमने बेस वैल्यू मान के चले हैं। तो उसके आगे अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो इसने कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर दिया। तो ये डबल बॉन्ड कितने हैं? ऐसे डबल बॉन्ड हैं 2, और वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास 4 डबल बॉन्ड है, और -2 करेंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, 60। अब रिंग रेजिड्यूज, फिर रिंग रेजिड्यूज अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए एक हमारा ये है, फिर हम यहाँ इस वाले कार्बन से, ठीक है, सेकंड कार्बन से कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि ये वाला तो फिर आगे डबल बॉन्ड शो कर रहा है। फिर हम इस वाले कार्बन पर आएंगे, इस वाले कार्बन से हम नीचे की साइड जाएंगे तो इसको नहीं मानेंगे, लेकिन ऊपर वाले को हम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है रिंग का पार्ट है और कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमें बेटा इस तरह से बढ़ना है, ये जैसे मैंने ये रेड लाइन खींची, जहां जहां हमारा कॉन्जुगेशन है बस हमें सिर्फ वहीं वहीं पर चेक करना है, उसी कार्बन को चेक करना है। तो अब हम नेक्स्ट वाले कार्बन पर आए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम यहाँ गए, ये भी नहीं मानेंगे हम। फिर हम यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये वाली एक रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रही है। फिर आगे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से एक रिंग रेजिड्यू ये है और एक रिंग रेजिड्यू ये है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 रिंग रेजिड्यूज जो हैं वो हो गई हैं। आई होप कि आपको रिंग रेजिड्यू थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बस आपने सिर्फ इतना करना है, पहले कॉन्जुगेशन का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा आप इन्वॉल्व करेंगे, उसमें हर कार्बन पर देखेंगे बस वो सिंगल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना हो और रिंग का पार्ट हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 5 रिंग रेजिड्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ए रिंग के लिए तो कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन बी रिंग के लिए फिर से वही ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और फिर से वही वैल्यू कैलकुलेट करी, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, फिर से ये हमारी होमो एनुलर डाइन हुई जो हमने व्हाइट से बना रखी है, और ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि जो व्हाइट वाला डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके आगे फिर से सिंगल बॉन्ड है और फिर इसके आगे डबल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को इन्वॉल्व एक्सटेंड कर रहा है। 4 रिंग रेजिड्यू कैसे हैं? फिर जहां से हमने स्टार्ट किया इस वाले कार्बन से देखेंगे, तो इस वाले कार्बन से एक रिंग रेजिड्यू ये जा रहा है और दूसरा रिंग रेजिड्यू ये जा रहा है, क्योंकि दोनों ही रिंग का पार्ट है। इस वाले कार्बन को से जो सिंगल बॉन्ड है उसको नहीं काउंट करना, इस वाले कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड है उसको नहीं काउंट करेंगे, इस वाले कार्बन से जो नीचे की साइड जा रहा है इसको नहीं काउंट करेंगे, लेकिन जो ऊपर जा रहा है इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड आ गया, फिर हम इसको काउंट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 रिंग रेजिड्यूज जो है यहाँ पर हो गए हैं। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे हैं? अब देखिए 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को समझने के लिए फिर से मैं एक बार इसको, अब देख, ये वाली जो रिंग है ए वाली रिंग के लिए जो ये डबल बॉन्ड है ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है, बी रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो सी रिंग है, सी रिंग के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है जो नीचे की साइड बना हुआ है, यानी ये वाला, वो जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ। तो बस हमने उसकी भी वैल्यू रखी और बस इस तरह से हमने ये कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है देख ली। तो ये पूरा हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
बस रिंग रेजिड्यू में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत शायद ना समझ में आए, लेकिन आप फिर से, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप वीडियो को बेटा बार बार देखिएगा। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, बस डबल बॉन्ड वाला जितना भी कॉन्जुगेशन वाला पार्ट है बस उस पर ध्यान देना है। जैसे इसमें भी, तो इसमें वही वाला और उसी में जितने भी कार्बन है बस उससे सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड देखने हैं जो किसी डबल बॉन्ड से अटैच ना हो और जो रिंग का पार्ट हो बस। ठीक है, तो ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा रिंग रेजिड्यूज क्या होते हैं। और एक्सोसाइक्लिक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा था आज वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स फॉर साइक्लिक डाइंस और एसाइक्लिक डाइंस या प्रोपॉलीन्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो इतना आज तो ये मैंने किया है आपके साथ डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्स कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।